Yes, next question is the concept of inclusive education as advocated in the Right to Education Act 2009 is based on। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंक्लूसिव मतलब शब्द बना है इंक्लूड से। इंक्लूड का मतलब क्या है कि हमें आरटीई क्या कहता है कि भाई सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। मीन टू से वी हैव टू इंक्लूड ईच एंड एवरी चाइल्ड। हमें हर बच्चे को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंक्लूड करना है, उसका समावेशन करना है, इसीलिए इसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंपेथेटिक, देखिए हम कोई सिंपैथी नहीं रखेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत जा रहा है। द राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, बिल्कुल सही बात है कि भाई सभी को समान अधिकार है, और ये मानवीय परिप्रेक्ष्य में हम कह रहे हैं। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य क्या कहता है कि डेमोक्रेसी में सबको बराबर का हक है, बराबर का अधिकार है, चाहे उसमें किसी भी तरीके की कोई स्पेशलिटी हो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो? तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन। नहीं, प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन जो है हम केवल उनके लिए नहीं करेंगे, वो तो सभी के लिए रहेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क या संरचनावादी ढांचे में लर्निंग इज प्राइमरीली, जो लर्निंग होती है वो क्या होती है? रोट मेमोराइजेशन नहीं होगी। देखिए पहले समझ लेते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट बना है शब्द कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या? कुछ बनाना या निर्माण करना या रचना करना। ठीक है, मतलब यहां पर क्या माना जाता है कि बालक स्वयं अपने अधिगम का निर्माण करता है, अपनी लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करता है चाइल्ड अपने आप से। ठीक है, तो हम रोट मेमोराइजेशन यहां पर बिल्कुल नहीं कह सकते। सेंटर्ड अराउंड री इन्फोर्समेंट, कि हम री इन्फोर्समेंट के ऊपर रहेंगे, जी नहीं, हम यहां पर इसकी बात भी नहीं करेंगे। एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, यहां पर भी देखो बाहरी तत्व की बात आ रही, मतलब कोई और कंडीशनिंग करवा रहा है, कोई और उसको रीइंफोर्समेंट दे रहा है, तो ये जवाब भी गलत होगा। फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, बिल्कुल सही बात है। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अवबोधन मतलब कि भाई किसी भी चीज को वो देख के बच्चा उसको खुद से मीनिंग मेकिंग करेगा, खुद से उसका अर्थ निकालेगा कि ये क्या है, क्यों है, वो अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है या अपना नॉलेज को बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिनन, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले समझते हैं कि नेव थ्योरीज क्या होती है। नेव थ्योरीज होती हैं जो अपने आप हम बना लेते हैं, जो हमें जैसा लगता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चे कई नेव थ्योरीज बना लेते हैं अपने से। जैसे कि मैं कहूँगा कि बच्चों को क्या लगता है जब वो किसी गाड़ी से ट्रेवल कर रहे होते हैं कि जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, बच्चों को ये लगता है कि भाई हम आगे नहीं जा रहे हैं बल्कि पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो वो क्या है, एक तरीके से एक नेव थ्योरी है बच्चों के द्वारा बनाई गई। तो ये जो फिनोमिनन है ये क्या होगा? शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर, क्या टीचर को इसे इग्नोर कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, आप बच्चे की किसी भी बात को इग्नोर नहीं करेंगे। जहां पर भी ऑप्शन में ये मिले वो ऑप्शन हमेशा ही गलत होगा। आफ्टर दैट, शुड बी पनिश्ड बाय द टीचर, क्या आप उसे पनिश कर सकते हैं? जी नहीं, आप उसको पनिश नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है।
शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटेटिव मेमोराइजेशन। आप उसको बार बार याद करवा के उसको चेंज करेंगे? जी नहीं, आप कौन चेंज करने वाले हैं? अभी हम बात कर रहे हैं क्या, कंस्ट्रक्टिविज्म की। ठीक है, बच्चा खुद से निर्माण करे। ठीक है, ये भी गलत होगा, तो फोर्थ ही सही होना चाहिए। देखते हैं, शुड बी चैलेंज्ड, वेरी गुड, बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल्स। ठीक है, हमें क्या करना है कि उसकी बात को कहना है, चलो भाई ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं कि जो पेड़ है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अगर आप उस समय पर गाड़ी रोक के और उसको दिखाएं कि अब दिखाना भाई कहाँ पर कौन सा पेड़ पीछे भाग रहा है, या क्या आपने इससे पहले भी पेड़ों को पीछे भागते हुए देखा है। मतलब जो उनकी जो नेव थ्योरीज है, हमें उनको चैलेंज करना चाहिए। ठीक है, उनसे मतलब रीजनिंग करनी चाहिए तर्क के आधार पर कि भाई इनके तो पैर भी नहीं है, ये पीछे कैसे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या है, हमें उनको मौका देना है खुद से अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का, वो सोचने पर मजबूर हो कि हाँ लॉजिकली ये बात सही कह रहे हैं। तो इससे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, किस चीज को प्रमोट करता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना, बिल्कुल भी नहीं। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल सही बात है, हमें बच्चों के एक्सपीरियंसेस को प्राइमेसी देनी चाहिए, प्रमुखता देनी चाहिए, तभी तो चाइल्ड सेंटर्ड होगा ना। ये जवाब सही लग रहा है। आगे जवाब देखते हैं भाई। रोट मेमोराइजेशन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेबलिंग एंड कैटेगराइजिंग, देखिए जहां पर भी शब्द आए बच्चों को लेबल करने का, कभी भी सही नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की यह विशेषता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इमोशंस एंड कोग्निशन आर, क्या होंगे? ये हमारे पास देखिए एक चैप्टर होता है हमारे इसमें सिलेबस में सीडीपी के, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जी नहीं, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जी नहीं, डिपेंडेंट होते हैं भाई, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इंटरवोवन विद, बिल्कुल सही बात है, सन्निहित है। और नॉट रिलेटेड टू भी गलत होगा, मिंटू से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए इमोशन और कॉग्निशन का बहुत गहरा रिश्ता है। आप देखिए कि जब हमारा मन खुश होता है तो हमारा जो दिमाग है, जो हमारा संज्ञान है, वो बड़ी ही खूबसूरत तरीके से काम करता है। और वहीं अगर हमारा मन दुखी है, कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, तो आपने देखा होगा कि जो मस्तिष्क के जो सोचने की शक्ति है वो भी क्षीण हो जाती है। तो ये क्या है, इंटरवोवन है, एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। यस, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। अगेन देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट के ऊपर, कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर कई क्वेश्चन बन चुके हैं इस एग्जाम में। तो कौन सा पर्सपेक्टिव सही होगा, करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, नहीं, लर्निंग कोई रिप्रोडक्शन और रिकॉल की प्रोसेस नहीं है। ठीक है ना, स्मरण का काम नहीं है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। जी नहीं, हम रोट मेमोराइजेशन को तो बिल्कुल भी लर्निंग नहीं कहेंगे। ठीक है, लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स बाय रिपीटिटिव एसोसिएशन। जी नहीं, रिपीटिटिव एसोसिएशन से हम लर्निंग करेंगे, ये बात भी गलत है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट, बिल्कुल सही बात है, हम एक्टिव इंगेजमेंट करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और वही क्या होगी, लर्निंग होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। और जैसा कि आपने क्वेश्चन में भी देखा, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में बात चल रहा है, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं?
अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि उदाहरण क्या होते हैं और गैर उदाहरण क्या होते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि भाई आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि फ्रूट्स क्या है, ठीक है, आप बच्चों को फ्रूट्स के बारे में बता रहे हैं। तो आपने जैसे कि बताया कि भाई एप्पल है, बनाना है, पपाया है ना, गुआवा है, ये आपने मैंगो कहा, आपने बताया कि भाई बहुत सारे ये सारे फ्रूट्स हैं। लेकिन अब ये तो हो गए एग्जाम्पल किसके, फ्रूट के, ठीक है। वहीं अगर बच्चे के दिमाग में मिसकंसेप्शन हो सकता है कि भाई जितनी भी खाने की चीजें वो सारे के सारे फ्रूट हैं, तब आप कहेंगे नहीं भाई, जो पोटैटो है, जैसे कि पोटैटो है, वो फ्रूट नहीं है, ठीक है। या हम कहेंगे कि भाई जो हमारा ब्रिंजल है वो फ्रूट नहीं है, ठीक है। तो मतलब हमें एग्जाम्पल के साथ साथ नॉन एग्जाम्पल भी देने चाहिए ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी हो, अदरवाइज मिसकंसेप्शंस बन सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स की, तो जो हम फ्रूट के बारे में बता रहे हैं अलग अलग, वो सारे एग्जाम्पल होंगे, और जो हम फ्रूट से अलग बता रहे हैं, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, नॉन एग्जाम्पल होंगे। तो उससे क्या होता है, इज एन इफेक्टिव वे टू इंक्रीज कॉन्सेप्चुअल चेंज, बिल्कुल सही बात आ रही है। लीड्स टू कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जी नहीं, इससे तो कंफ्यूजन दूर होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। causes gaps in their understanding of concepts, जी नहीं, इससे तो हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेटर होगी, गैप नहीं होगा। focuses on procedural knowledge rather than conceptual understanding, जी नहीं, इससे conceptual understanding बेटर होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, या हम कहेंगे अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। Repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain a reward, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, कि भाई आप उनको सिखाने के लिए हमेशा ही उनको या तो कोई पुरस्कार दे रहे हैं या उनको कोई दंड दे रहे हैं, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। डिक्रीजेज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन, बाहरी जो मोटिवेशन है वो डिक्रीज होगी, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंक्रीजेज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्या इंट्रिंसिक आंतरिक जो अभी प्रेरणा है वो बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, वो तो भाई हमेशा ही फिर इनाम के लिए पिटने के डर से ही करता रहेगा, ठीक है। वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रादर देन परमानेंस गोल, मास्टरी के ऊपर काम करेगा बच्चा फिर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो तो भाई इनाम के लिए या बचने के लिए कर रहा है, ठीक है। डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है, एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग, इससे क्या होगा कि जो बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट है या जो स्वाभाविक अभिरुचि है तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी। अब वो केवल और केवल रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा कि भाई इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मैं तभी करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है, ठीक है। तो जो उसकी जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो खत्म हो जाती है। यस, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रोमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग, इनमें से किससे मीनिंगफुल लर्निंग होगी या सार्थक अधिगम को बढ़ावा मिलेगा। शारीरिक दंड से मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, या आप कहेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है, आप एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं जहां पे सहयोग से बच्चे सीख रहे हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जी हाँ, ये बहुत उपयोगी होता है लर्निंग के लिए। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, कांस्टेंट कंपैरेटिव, आप बच्चों का कंपैरेटिव करते रहेंगे, कंपैरिजन करते रहेंगे क्या, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 विल बी करेक्ट, एंड हियर इज ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए नेक्स्ट। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को
किस प्रकार सहज कर सकते हैं। हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रन, है ना। जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जटिल अवधारणाएं हैं, उनको किस प्रकार से फैसिलिटेट कर सकते हैं या सहज कर सकते हैं। लेक्चर देके करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाई ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, जी नहीं, आप कंपटीशन के द्वारा भी नहीं कर सकते। रिपीटिटिव मैकेनिकल ड्रिल, मतलब उनको रटवाते रहेंगे, बार बार याद करवाते रहेंगे, बिल्कुल गलत बात है जी। बाई प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, बिल्कुल सही जवाब, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। A primary school teacher can encourage children to become effective problem solver by, ठीक है, एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर हम कैसे बना सकते हैं बच्चों को। ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवार्ड्स फॉर एवरी स्मॉल टास्क, नहीं, हर स्मॉल टास्क के पीछे हम उसको रिवॉर्ड देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। एम्फेसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, केवल प्रोसीजरल नॉलेज की बात करेंगे, नहीं करेंगे। डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर्स, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके हम दंडित करके, नहीं भाई, दंड देना तो मतलब ही नहीं बनता हमारा, ठीक है। पनिशमेंट देना अपने आप में एक अपराध है, क्राइम है, हम नहीं कर सकते, ठीक है। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यही कहती है कि बच्चे को ही आप ऐसा इन्वायरमेंट दो कि वो खुद से ही सीखे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स एट ए रैपिड पेस, ठीक है। रैपिड पेस मतलब तीव्र गति से, बहुत तेज गति से घटित होता है, किसमें होगा भाई? इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, बिल्कुल बहुत तेजी से होता है, ठीक है। आप उसके बाद देख लेते हैं अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड में हमारा क्या होता है? शारीरिक विकास की बात चल रही है, मिनटू से ग्रोथ की बात चल रही है, वो थोड़ा क्षीण हो जाता है, थोड़ा कम पड़ जाता है। आपने भी देखा होगा, जब बच्चा शुरुआत में जब होता है वो बहुत जल्दी से बढ़ता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है बीच में जब बच्चे की जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है मिडिल चाइल्डहुड में, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। मिडिल चाइल्डहुड अगेन आ गया है, ये आंसर भी नहीं होगा। अडोलेसेंस एंड अडल्टहुड, अडल्टहुड में तो हमारी फिजिकल ग्रोथ रुक ही जाती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा मिंटू से। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, या हम कहेंगे शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से हर बार क्वेश्चन बनता है, तो इसके लिए आप आई कार्ड पे जाके वीडियो देख सकते हैं, या हमारी और जो वीडियोस हैं उनमें आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल सही बात है जी, लाइफ लॉन्ग है, कंटिन्यूअस है, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम है, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव है ना, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, हम सभी को पता है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, विकास प्रवृत्तीय होता है, बिल्कुल सही बात है, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज किया जा सकता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही बात है भाई, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट या अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस, नहीं भाई ये चीज गलत है, जो कल्चरल कंटेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भाई जो एक अमेरिका में जो बच्चा रह रहा है उसकी भी डेवलपमेंट उसी तरीके से होगी, और कोई बच्चा कबीले में रह रहा है उसकी भी डेवलपमेंट उसी तरीके से होगी क्या? ऐसा नहीं होता है। और यही बात किसने कही है? लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। वो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या था कि भाई कल्चर और सोसाइटी का प्रभाव पड़ता है हमारी डेवलपमेंट के ऊपर। तो क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था नोट ए प्रिंसिपल, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये कोई डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज, ठीक है, जो वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, पेरेंट्स,
ठीक है जी, देखिए है, कारण है, आगे देखते हैं क्या पता इससे बेटर मिल जाए। द इनबोर्न करेक्टरिस्टिक्स, जन्मजात विशेषताएं। द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस भी मैटर करता है। द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही बात है, दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। मीन से ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। Yes, last question of this video lecture. Which of the following are examples of secondary socializing agency? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? देखिए, जो हमारी फैमिली होती है वो हमेशा ही क्या होती है, प्राइमरी होती है, क्योंकि हमारी जो शुरुआत होती है सोशलाइजेशन की, सामाजिकरण की, वो हमारी फैमिली से ही होती है, हमारे परिवार से होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, सेकेंडरी सोशलाइजिंग। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। वहीं पर जो स्कूल है वो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी, क्योंकि ये हम बाद में जाते हैं स्कूल में, जब हमारी एज जो है 3 4 5 साल के लगभग हो जाती है तब हम जाते हैं। तो मतलब ये क्या होगा, सेकेंडरी है। तो ये ही हमारा ऑप्शन होगा सही। मीन टू से सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी के बारे में पूछा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो होपफुली आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार से हमने सभी जो आज तक एग्जाम्स आए हैं सीटेट के, वो सारे ही करवाए हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या हमारी वेबसाइट पे, वो आपको सारे मिल जाएंगे। तो जल्दी ही फिर से मिलते हैं पवित्रा एकेडमी पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।